morning children, welcome to the Shivaji Group of Institution online classes. Kids, I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi literature class. तो बच्चों, आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर में अपलक और चपलक पार्ट 3 पढ़ाने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी की सुरभि ओपन करेंगे। पार्ट 3 अपलक और चपलक, पेज संख्या है 20। सभी बच्चे अपनी बुक खोलते हैं और मेरे साथ पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अपलक और चपलक की कहानी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अपलक और चपलक कौन है। तो हम आपको पहले बताते हैं कि अपलक और चपलक दो कबूतर के नाम हैं, जो दोनों भाई हैं। एक का नाम है, बड़े का नाम है अपलक और छोटे भाई का नाम है चपलक। चपलक और चीची, चीची एक चूहे का नाम है जो कि अपलक का मित्र है। तो चलिए पढ़ते हैं। चपलक और चीची एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। वे एक दूसरे से घृणा व द्वेष रखते थे। मतलब एक दूसरे से क्या करते थे? नफरत रखते थे, नफरत करते थे, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। कालांतर में दोनों मित्र बन गए। मतलब आगे चलकर वो दोनों क्या हो गए? मित्र बन गए। इसी पर ये स्टोरी है। तो चलिए हम लोग ये कहानी पढ़ते हैं। किसी पेड़ के कोटर में दो कबूतर रहते थे। कोटर मतलब होता है पेड़ का खोखला भाग। पेड़ में, बड़े से पेड़ में खोखले भाग को बोलते हैं कोटर। वे दोनों भाई थे। बड़े भाई का नाम था अपलक और छोटे का नाम चपलक। अपलक का मित्र एक चूहा था जो उसी पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहता था, जिसका नाम था चीची। पर चपलक चीची को पसंद नहीं करता था और चीची भी चपलक को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। पर चपलक को शैतान और घमंडी कहा जाता था। मतलब घमंडी मतलब होता है बच्चों अभिमानी। वो अपने ऊपर क्या करता था? अभिमान करता था। एक दिन अपलक ने चीची से कहा, चीची तुम चपलक से क्यों नहीं बोलते? चीची बोला, तुम उससे बोलने को कहते हो, मैं तो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। शक्ल मतलब होता है बच्चों सूरत। वह हर वक्त शैतानी करता रहता है। अगर समझाओ तो झड़कता है, घमंडी कहीं का। अपलक बोला, कोई बात नहीं, अभी वह छोटा है, मैं उसे धीरे धीरे सब समझा दूंगा। दूसरे पेज में आते हैं बच्चों। शाम को अपने कोटर में दोनों भाई वापस आए। सोने से पहले अपलक बोला, क्यों चपलक, तुम चीची को क्यों परेशान करते रहते हो? मैं तो उसे बिल्कुल परेशान नहीं करता, बल्कि वही मुझे डांटता रहता है। चपलक ने तुनक कर बोला, नहीं, तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए। वह कितना अच्छा है, कितना सीधा साधा है। अपलक बोला, सीधा साधा है या मूर्ख? तुम ही उसे पसंद करते होगे, मुझे तो उस पर हंसी आती है। कैसा बदसूरत है वह? बदसूरत मतलब कितना खराब दिखता है वह। इतने छोटे से मुंह पर बड़ी बड़ी मूछें और पूंछ कैसे इधर उधर हिलती रहती है। चपलक खिलखिलाकर बहुत देर तक हंसता रहा। अपलक उसकी बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसने मन में सोचा, इससे कुछ भी कहना व्यर्थ है। व्यर्थ मतलब क्या होता है बच्चों? बेकार है। उसने सोचा कि चपलक को समझाना बिल्कुल ही बेकार है, समय बर्बाद है। कुछ समय बाद दोनों भाई सो गए। सुबह अपलक सोकर उठा। उसने जम्वाई ली और पंख फड़फड़ाकर भाई की ओर देखा। चपलक अभी भी सो रहा था। सोता हुआ चपलक उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। उसने प्यार से चपलक को पुचकारते हुए कहा, उठ चपलक, सुबह हो गई है, दाना चुगने भी तो चलना है। अगले पेज में आते हैं बच्चों। चपलक ने आंखें खोलकर पंख फड़फड़ाए और बोला, चलो आज तो चटपटे दाल के दाने खाएंगे, मैंने एक जगह देखी है। अच्छा, फिर तो चीची को भी साथ ले लेते हैं, बड़ा आनंद आएगा। आनंद का मतलब क्या होता है बच्चों? मजा आएगा। अपलक चहकते हुए बोला, क्या खास आनंद आएगा? तुमने तो सुबह सुबह सारा मजा ही खराब कर दिया।
चपलक चिढ़कर बोला, क्यों, क्या हो गया? तुम चीची के नाम से भड़क क्यों जाते हो? इतना गुस्सा क्यों हो जाते हो? अपलक हैरान होकर बोला। चपलक बोला, नाम मत लो उस चूचू के मुरब्बे का, मुझे उसके नाम से ही चिढ़ होती है। तुम्हें चलना हो तो चलो, नहीं तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। ठीक है, बताओ कहाँ चलना है? अपलक ने बोला। चलो इधर की तरफ। चपलक ने इशारा किया। इशारा मतलब क्या होता है बच्चों? संकेत किया। दोनों भाई आसमान में उड़ चले। उड़ते उड़ते वे बहुत दूर निकल गए। अपलक थक कर बोला, कहाँ है तुम्हारी वह जगह? चलते चलो, बस अभी आ जाएगी। चपलक आराम से बोला। वे दोनों उड़ते रहे। तभी चपलक ने चहक कर कहा, वह देखो, आ गई वह जगह। कहाँ? अपलक ने कहा। नीचे देखो, वे बिखरे पड़े हैं दाल के दाने। चपलक ने प्रसन्न होकर नीचे की ओर इशारा किया, मतलब संकेत किया। अगले पेज में आते हैं। अपलक ने नीचे देखा, उसे वहां कुछ गड़बड़ लगी। वह चपलक से बोला, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। उसने अपने भाई को समझाया कि मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम तो बिना बात ही बोल देते हो भैया, चपलक ने कहा। जरा ध्यान से देखो चपलक, वहाँ जाल बिछा हुआ है। बहेलिया पास में ही कहीं बैठा होगा। बहेलिया मतलब होता है बच्चों शिकारी। उसने अपने भाई को समझाया। अपलक ने चपलक को समझाया, लेकिन फिर भी उसने नहीं मानी। मैं कहता हूँ वापस चलो, ये दाल के दाने नहीं जाल के दाने हैं। अपलक ने समझाया। नहीं भैया, ये दाने देखकर तो मेरी भूख और बढ़ गई है, मैं इन्हें अवश्य खाऊंगा। अवश्य मतलब क्या होता है बच्चों? जरूर। चपलक हट करने लगा। हट मतलब होता है जिद, मतलब चपलक अपने भाई से जिद करने लगा। तुम बिना बात पे ही घबरा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो ये दाने खाते हैं। लेकिन अपलक ने उसको समझाया, लेकिन चपलक ने उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानी। मान जा चपलक, नहीं तो फंस जाएगा। फिर भी अपलक उसको समझाता रहा, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुन रहा था। अपलक ने फिर समझाया, पर चपलक ने बड़े भाई की सलाह नहीं मानी। सलाह मतलब होता है बेटा परामर्श। वह नीचे उतरा और दाल के दाने खाने लगा। पर यह क्या, उसके पंजे जाल में फंस गए। उसने उड़ने का बहुत प्रयत्न किया। प्रयत्न मतलब होता है बच्चों कोशिश करना, लेकिन उड़ नहीं सका। जाल में फंसकर वह छटपटाता रहा, चिल्लाता रहा। अपलक बहुत दुखी होकर बोला, मैंने कहा था ना। अपलक को बहुत दुख हुआ कि वो उसका भाई जाल में फंस गया है। भैया मुझे किसी तरह बचाओ। उसने कहा, भैया प्लीज मुझे किसी तरह यहाँ से बचाओ। कहकर चपलक रोने लगा। अपलक कुछ सोचते हुए बोला, मैं चीची को लेकर आता हूँ। उसने चपलक को बोला, अपलक ने, कि अभी तुम यहीं रुको, शोर मत मचाना, मैं चीची को लेकर आ रहा हूँ, तू तब तक चुपचाप बैठा रहे। अपलक उठा और सीधा चीची के पास पहुंचा। उसने चीची को सारी बात बताई और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर चपलक के पास ले आया। चीची ने सबसे पहले जाल को चारों तरफ से काटा। अपलक ने उस जाल को परे ढकेल दिया। परे मतलब क्या होता है? दूसरी तरफ हटा दिया। चपलक आजाद हो गया और उड़ने लगा। चीची बोला, अब कहाँ जा रहा है? दाने तो खा ले। जब से ही वह उड़ने लगा तो चीची ने उससे क्या बोला कि अब कहाँ जा रहे हो? चलो अब तो हम लोग आजाद हो गए, चलो दाने खाते हैं। अगले पेज में आते हैं। अपलक हंसता हुआ बोला, हाँ चपलक, चलो खा लेते हैं। अब जल्दी जल्दी से तीनों ने मिलकर दाने साफ कर दिए। तीनों ने जल्दी जल्दी दाने खाने शुरू कर दिए। अपलक बोला, क्यों चपलक, अब तो चीची से मित्रता करेगा ना? अपलक ने अब चपलक से पूछा, क्यों? अब तो तुम चीची से दोस्ती करोगे, अब तो उसका मजाक नहीं उड़ाओगे, अब तो तुम उसकी खिल्ली नहीं उड़ाओगे। खिल्ली उड़ाने का मतलब क्या होता है? उसका मजाक ना उड़ाना। चपलक झेप गया। चपलक क्या हो गया? शर्मिंदा हो गया। उसे अपने ऊपर शर्म आने लगी। फिर बोला, नहीं भैया, आज से चीची मेरा भी मित्र हो गया है। मित्र का मतलब होता है बच्चों दोस्त। अब मैं इसे पीठ पर ले चलूंगा। चपलक ने चीची को पीठ पर बैठा लिया। दोनों भाई उड़ने लगे।
रास्ते में चीची बोला, क्यों चपलक, कैसे लगे दाल के दाने? दाल के दाने नहीं, जाल के दाने कहो, चपलक ने कहा और तीनों हंसने लगे। तो बच्चों, ये कहानी पढ़कर बड़ी मजा आई होगी आपको। तो आपको इसको घर पर बार बार पढ़ना है, इसकी रीडिंग करनी है अच्छे से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। A very good morning to the students and everyone those who are watching this video. I am a teacher from Shivaji Group of Institutions. We are welcome you all in the online classes. This is the period second and I am going to start the third chapter of your English literature, that is Tenali Paints a Horse. Chapter number third and the chapter name is Tenali Paints a Horse. So, here are the characters of this story, Tenali Paints a Horse. First of all, just let's know about the characters of the story. Tenali Paints a Horse. First character, Raja Krishnadev Arya, King of Vijayanagar. Who was the king of Vijayanagar? Raja Krishnadev Arya. Second character, Tenali Raman. He was a poet and jester at the court. And the court. And the third character means other characters are artist and courtiers. Okay, these are the characters. Raja Krishnadev Arya, King of Vijayanagar. Second character, Tenali Raman, poet and jester at the court, and the others are artists and courtiers. So, open your book at page number 20 and let's start the story. Before starting the story, here, look at the blue box. Here are some questions related to the topic of your chapter number 3rd, Tenali Paints a Horse. So, the first question, identify this famous painting. Look at the picture which is given in your book at page number 20. You have to identify the famous painting and write the answer in your book in the given space. Second question, who painted it? Means the above picture, who was painted this above picture, you have to write the painter's name. Third question, write the names of some famous painters. You have to write the name of some famous painters. Last question, name the place
this era also. You have to name the place which is known for its cave painting. You have to write the name of that place, okay, which is famous for cave painting. You have to do this 4 questions in your book by yourself, okay. So let's come to the story. Let's come to the introduction of the story. Tenali Raman was a poet and a jester at the court of Krishnadeva Arya. As I told you that Raja Krishnadeva was the king of Vijayanagar and Tenali Raman, poet and jester at the court. He was famous for his wit and intelligence. Tenali Raman was really an intelligent person and also known for his witness. This interesting drama is an example of his wit. This drama is about the intelligence and witness of the Tenali Raman. One day, an artist visited the court. One day, an artist visited the court of Raja Krishnadeva Arya. He showed his painting to the Raja. He willingly showed his painting to the Raja. Some of the courtiers were also watching the painting, and the courtiers that were present in the court when the artist willing to show his painting to the Raja, and Tenali Raman, all courtiers were there to show that painting also. The Raja as well as the courtiers were very impressed to see those paintings, and the Raja, courtiers and Tenali Raman were very excited or very willing to show that, to see that painting, for which the artist came to the fore to show that painting. And they were very impressed to see the artist's painting that looked really nice, that painting which was shown by the artist. But one of the courtiers named Tenali Raman did not seem interested in that painting. But at the court where all courtiers and Raja was sitting, but one of the courtiers named Tenali Raman was not seem interested to see that painting. He looked displeased to see the paintings. He looked not interested or just displeased means looking so making faces to see that painting. That means that he would not feel very interested or very exciting about that painting. So Raja said, "Wonderful, your painting are really very good." Then Raja said, "Wonderful, it looks very nice. Your painting is very good. See this painting, I can almost feel the peace of the village." Raja said, "In this painting, I feel so pleased, peace about the village. You are really a talented person." Raja said to artist that you are really a very talented person that you make this painting which showed peace of the village. I am impressed. Raja said, "I am impressed from your painting. I shall be very pleased if you stay at the court. I'll be very happy or pleased if you stay here and make some more paintings related to the village for my court. If you stay at the court and make some more beautiful paintings like these, I feel really pleased or really happy if you stay here and make some more paintings related to the village for this court." Then artist said, "Thank you so much, Your Majesty." Then artist said, "Your Majesty, thank you so much. It will be an honor for me to stay at the court and make some more beautiful paintings of your kingdom." Then artist said, "Your Majesty, I'll be very thankful to you, and it's an honor for me that I'll be very happy to stay here and make some more paintings for your kingdom like this." He really wants to make the painting for Raja's kingdom, about the kingdom's court, about the structure of the court, to show some goodness of the court. That's why Raja pleased to artists to stay there. Raja, "Rama, what do you say about these paintings?" Then Raja asked to Tenali Raman that, "Tenali Raman, what do you want to say about these paintings? Don't you like it? What happened to you? You don't like this painting?"
learn your homework first. We read the explained story of chapter 3 and do blue box question of page number 20 in book. So students, thank you so much and have a great day. Hello, good morning students. I welcome you all in our online classes and I am your math teacher from Shivaji Group of Institutions. So students, as you know that we have completely done our chapter 2nd and now from today we will start our chapter 3rd. Okay. So students, before starting the chapter 3rd, I want to be confirmed that you have no problem in the chapter 2nd, which was Roman numerals. So students, I told you that you want to be a strong students in your chapter 2nd, Roman numerals. First of all, you have to learn some common Roman numbers of some Hindu-Arabic numerals. So students, I hope so that after enjoying your summer vacation, you have learned Roman numbers also. So students, we have learned Roman numbers and we have done the practice of the chapter 2nd. Let we will take a short review of your chapter 2nd. Okay. So students, your chapter 2nd was Roman numeral, where we have learned about that how to change Roman numbers into Hindu-Arabic numerals and Hindu-Arabic numerals into Roman numerals. Okay. So let me will do a short review of that chapter, like write in Roman numerals. Suppose that you have a Hindu-Arabic number like 112. 112. And you must to change 112 into Roman numbers. So how can you change? First of all, you have to take a description of this number into the parts. So how can you write for 112? You must to write 100
So students, now we will do a short review like how can you change into Hindu Arabic numerals. So write in Hindu Arabic numerals. Okay. So suppose that you have the Roman number C C C D double I. So how can you write this Roman number into Hindu Arabic numerals? First of all, you have to understand the Hindu Arabic numeral of each Roman number. Then you can write with the sign of addition and you can write the Hindu Arabic number. Okay. So how can you write that is C? So C for you will write 100 and again for C you will write 100 and again for C you will write 100 and for B you get you know that is the 5 and for double I that is the 2.
teacher from Shivaji Group of Institutions. Here welcome you all in the online classes. So students, this is your 5th period of History of class 5th. So students, before start today's class, let's recall what we have learned in the last class. So in the last class we had read this chapter, that is lesson 3, movements of the earth. So today we will read the same chapter. So students, take out your book, open page number 15. Today we will read about the 2 movements of the earth. So as in your previous classes, in your last year classes, you have read that I'm sure that you have read that there are 2 movements of the earth. The first one is rotation and the second one is revolution. So today we will read about these movements. The first, so now I'm going to read the chapter. The earth is constantly moving around the sun. It moves in 2 ways, rotation and revolution. The movement of the earth on its axis is called rotation, and the movement of the earth around the sun is known as revolution. Both these movements take places simultaneously. So, how many movements are there? There are 2 movements of the earth. The first one is rotation. The second one is revolution. These are the 2 movements of the earth. So first we will read about this. So what is rotation? The movement of the earth on its own axis is called rotation, and the movement of the earth around the sun is called revolution. So both are, as our planet earth rotates constantly, so both these movements take place simultaneously. So, and the rotation of the earth causes day and night, and the revolution of the movement, causes seasons. Causes seasons. Okay. So now we will read about the first movement, rotation. If we watch a basketball spinning on our fingers, we will notice that it spins around an imaginary axis. This axis coincides with our finger at the bottom. In the same way, the earth too has its own axis on which it rotates. So here is an example of a basketball. Suppose that this is a basketball. I'm sure this is a marker, but I'm giving you an example. This is a basketball, and when I will put this basketball in my finger, and when I will rotate this, so the basketball will spin on an axis, and the axis of the basketball is the lower part of the basketball, and the top part of my finger is the axis of the ball on which the basketball spins. Same as our planet Earth also has its own axis. So for that I am going to draw the figure. So I will explain it by the figure. Rotation. So this is our planet Earth, okay? So, our planet Earth is tilted at an angle of our planet Earth is tilted from the North Pole to the left on a 23.5 degree. And it creates an imaginary line from the center
center of the Earth. So when our planet Earth is moving, so it creates an imaginary line from the bottom of the Earth, and this imaginary line is called axis. Axis of the Earth. Our planet Earth spins on its axis, and this place is called axis of the Earth, and when it moves, so this movement is called rotation. The axis of the Earth is an imaginary line that passes straight from the North Pole to the South Pole through the center of the Earth. So axis is an imaginary line that passes from the North Pole to South Pole. It is not a perfect figure because our Earth is spherical in shape and it is tilted and 23.5 degree angle. So I have to draw here. It is not perfectly draw, but I am explaining through this figure that if you will draw this line from the center of the Earth from South Pole to North Pole, and it is tilted at 23.5 degree angle, so that's why it's looking like this. And the center of the part of the Earth is known as the axis on which the Earth rotates. It takes 24 hours for the Earth to complete one rotation. So how much time our planet Earth takes to complete one rotation? Earth takes 24 hours to complete one rotation. Okay. Day and night. Occurrence of the day and night is the most important consequence of Earth rotation. As the Earth rotates, a part of it gets sunlight and experiences day. The part which does not face the sun experiences night and remains dark. This takes place alternately because the Earth rotates constantly. So for this, I am going to draw a figure. This is sun. And this is our